नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। चलिए हम जल्दी से चालू करते हैं क्रिटिकल एनालिसिस ऑन न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इससे पहले मैंने एक लेक्चर पोस्ट कर चुका है, एक जनरल इंट्रोडक्टरी पार्ट है। आज पार्ट 2 है ये। तो हम क्रिटिकल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी। हम अपनी सुविधा के लिए इस क्रिटिकल एनालिसिस को डिसेंट्रलाइज कर ले रहे हैं। पहले हम देखेंगे फर्स्ट पॉइंट जिसे बोलते हैं मेन ऑब्जेक्ट। फिर हम इवैल्यूएट करने की कोशिश करेंगे ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी को। फिर उसके बाद हम ये देखने की कोशिश करेंगे इसके अंदर क्या क्रिटिकल एनालिसिस निकलता है, और एज यूजुअल कुछ ना कुछ इश्यूज निकलेगा। तो हम एक एक करके जल्दी जल्दी देखने की कोशिश करेंगे। पहले तो हम बात करते हैं एजुकेशन पॉलिसी की मेन ऑब्जेक्ट। किसी भी एजुकेशन पॉलिसी इंस्पायर्ड होती है, कुछ उसके फंडामेंटल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। हम ऐसे भी बोल सकते हैं एनी एजुकेशन पॉलिसी इज इंस्पायर्ड विद अ सर्टेन फंडामेंटल ऑब्जेक्ट्स। दैट फंडामेंटल ऑब्जेक्ट, वो फंडामेंटल ऑब्जेक्ट पहला जिसे बोलते हैं नेशनल बिल्डिंग, दूसरा सोसाइटी बिल्डिंग, तीसरा पर्सनालिटी बिल्डिंग, और आखिरी जिसे हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। So we can say that the student, this education policy is inspired with a fundamental object that is based on a four pillar. First, that is nation building. Second, that is society building. Third, that is personality building. Last, that is human resources. अब अगर हम इस सारी चीज को एक साथ जोड़ के देखने की कोशिश करें, ये एजुकेशन पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्ट ही होता है। अगर ये तीन चार चीज मिल जाए तो देश को एक वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे वर्ल्ड लीडर बनाना, ये मेन ऑब्जेक्ट होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का। ये तो हो गई बात बिल्कुल बेसिक सी। हमें देखना है कि ऐसी क्या दिक्कतें आई, क्या ऐसी समस्या है जिसके वजह से ओल्ड पॉलिसी को हमें चेंज करना पड़ा। और जब हम शब्द यूज कर रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो कोई ना कोई चेंजेस होगा। तो हम जानने की कोशिश करेंगे, इवैल्यूएट करने की कोशिश करेंगे ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी। तो हम देखने जा रहे हैं पार्ट 2। आप लोग पॉइंट्स नोट डाउन करते चलिए अपने नोटबुक पे। तो हम इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी को। हम अपनी सुविधा के लिए इसको दो पार्ट में ले रहे हैं, दो बातें आती हैं। एक आता है कंपैरेटिव एनालिसिस। मींस कंपैरेटिव एनालिसिस को हम ऐसे ले लीजिए, 1986 में हमारी ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी थी जो 26 जुलाई 2020 तक का सस्टेन में रही। उसके बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गया। तो उन दोनों के बीच में कंपैरिजन बनाने की कोशिश करेंगे। और दूसरे तरफ हम देखेंगे कि ये पॉलिसी का मतलब क्या होता है। मैं बिल्कुल बेसिक से बातचीत चालू करूंगा और एक एक करके फिर हम थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव होते चलेंगे। तो पहले हम बातचीत करते हैं कैसे, कंपैरेटिव एनालिसिस। ध्यान दीजिए, 1986 में फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी आ गई। उस समय के प्राइम मिनिस्टर, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के द्वारा लाई गई। मगर वो एजुकेशन पॉलिसी सिर्फ दो मोटे मोटे बातें कहता था। एक तो रिमूव किया जाएगा डिस्पैरिटी, और दूसरी बात कहता था इक्वल अपॉर्चुनिटी। अब देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, अगर ये ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी को चेंज किया जा रहा है, और जब शब्द यूज किया जा रहा है, टर्म यूज किया जा रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा। अब देखिए, एग्जाम्पल के लिए कोविड-19 यानी कि पोस्ट पेंडेमिक जो सिचुएशन था, ये कहीं ना कहीं ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी एट प्रेजेंट के हिसाब से इनरेलेवेंट हो गई। इनरेलेवेंट का सेंस इस प्रकार का, आप ऐसे समझ लीजिए, जो ओल्ड मॉडल था वो कहीं ना कहीं अनरिलेवेंट हो गया, और अनरिलेवेंट हो गया तो अभी समय की मांग है, दैट इज नोन एज अ टर्म नीड ऑफ ए आवर। इसलिए हम कहीं ना कहीं शिफ्ट हो गए, रिफॉर्म्स पे आ गए और न्यू एजुकेशन पॉलिसी की तरफ बढ़ गए। अब आप ऐसे सोचने की कोशिश कीजिए, एजुकेशन मतलब वन टू वन इंटरेक्टिव एजुकेशन, और आज जब एजुकेशन देख रहे हैं तो वो पूरा पूरा ऑनलाइन हो गया। अब देखिए, जो ऑनलाइन फ्रेंडली नहीं है, टीचर स्टूडेंट, अब उनके लिए तो बड़ी दिक्कत खड़ी हो गई। तो
एक्चुअल में स्ट्रैटेजिकल चेंजेस, इंस्टीट्यूशनल चेंजेस, स्ट्रक्चरल चेंजेस, ये समय की मांग है एजुकेशन पॉलिसी की, और वही कुछ चीज फुलफिल कर रहा है हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। बहरहाल जब हम पॉलिसी की बात करते हैं, जिसे हम बोलते हैं पब्लिक पॉलिसी, या वो एग्रीकल्चर पॉलिसी हो, हेल्थ पॉलिसी हो, या फिर एनर्जी पॉलिसी, तो दो बातें आती है, दैट इज नोन एज अ टू डायमेंशन। प्रेजेंट की नीड जो हमारी भारत की है, और 2040 की नीड इंडिया की क्या है, वो क्या दोनों चीज फुलफिल कर पाएगी? आप उदाहरण के लिए आप ऐसे समझ लीजिए, एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे समझ लीजिए, एक एग्रीकल्चर पॉलिसी बनाई जा रही है या हेल्थ पॉलिसी बनाई जा रही है, तो अभी वर्तमान में क्या स्थिति है जिसे हम बोलते हैं प्रेजेंट नीड, और क्या वो फ्यूचर की नीड, 2040 की नीड, क्या वो फुलफिल कर पाएगी? तो दो बातों को दिमाग में रख के पॉलिसी बनाई जाती है, और हम इसी चीज को इवेल्युएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ओल्ड पॉलिसी कैसे इररिलेवेंट हो गई, और अभी समय की मांग के हिसाब से हमें नए पॉलिसी में क्या करने लगे, शिफ्ट करने लगे। तो देखिए, प्रेजेंट नीड अगर हम बात करें, जिसे हम बोलते हैं सोशो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, टर्म समझिए बच्चों, सोशो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, दोस्तों टर्म समझिए। ये सोशो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को हम दो तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, एक एग्जाम्पल से और कुछ रेफरेंस पॉइंट्स रख के हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप जानते होंगे कोविड 19 और लॉकडाउन ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने चल गए। एजुकेशन इंस्टीट्यूट की बात करें तो 5 महीने तक का अभी भी लॉकडाउन चल ही रहा है, और अनलॉक 3.0 में भी अगर हम देखने की कोशिश करें तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट अभी भी लॉकडाउन है। अब देखिए, लॉकडाउन की वजह से एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो गई, जो ये नेचर ऑफ बिजनेस है वो पूरा हो गया चेंज। पहले सारी चीजें फिजिकल रूप से, यानी कि आप फिजिकली मार्केट जाते थे और चीजें परचेज करके ले आते थे, बट अब जैसे ही कोविड 19 पेंडेमिक हुआ तो सारी चीजें हो गई ऑनलाइन, और जो बिजनेस फिजिकल से ऑनलाइन पे अगर शिफ्ट नहीं हुआ तो उनके लिए एक बहुत बड़ी क्राइसिस के रूप में देखने लगा। एक अगर आप नैरेटिव देखने की कोशिश करें तो बिजनेस ऑलमोस्ट खत्म सा हो गया है, पूरा क्रैश हो चुका है बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। अब जो व्यक्ति फिजिकल बिजनेस से ऑनलाइन बिजनेस पे आ गया तो वो आज अर्निंग कर रहा है। तो मेरा बोलने का तात्पर्य यह है कि जो मॉडल है आज की तारीख में एजुकेशन पॉलिसी का, वो कहीं ना कहीं कंप्यूटराइजेशन बेस है, कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर एम्फेसाइज किया जा रहा है, कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं मशीन लर्निंग के ऊपर बातचीत किया जा रहा है। अब देखिए, ये लॉकडाउन और कोविड 19 ने सारी सबकी पोल पट्टी खोल दी। कितना ऑनलाइन सक्सेसफुल रहा, कितना नहीं रहा, वो आप जानते हैं। बट एजुकेशन पॉलिसी, जैसे कि मैंने आपको अभी जिक्र किया था, कि एक व्यक्ति को क्या करता है, ये पर्सनैलिटी बिल्डिंग करता है, ह्यूमन रिसोर्स को बिल्ड करता है, और देश को वर्ल्ड लीडर बताता है। ये इसका मेन ऑब्जेक्ट होता है एजुकेशन पॉलिसी का। तो आप समझ पा रहे हैं, थोड़ा लिंक कर पा रहे हैं दोनों चीजों को, कि मेन ऑब्जेक्ट और ओल्ड पॉलिसी कैसे अनरिलेवेंट होते जा रही है। तो देखिए, समय की मांग अभी ये बोलती है कि हमें कहीं ना कहीं जो बिजनेस है वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन शिफ्ट कर देना चाहिए। अब देखिए, ये तो एक छोटी सी बात है, 2020 का पेंडेमिक है। अब आप फ्यूचर की बात करें, अगर फ्यूचर की नीड, 2040 की नीड, कहीं अगर साइबर वॉरफेयर हो जाए, अब इमेजिन करने की कोशिश कीजिए, अगर सब ऑनलाइन शिफ्ट हो गए और साइबर वॉरफेयर हो गया तो क्या सरवाइव कर पाएगा? और ये सारी चीज का जो बेस है, बेसिक फाउंडेशन है, जो डायरेक्शन दे रहा है, वो कहीं ना कहीं हमारी एजुकेशन पॉलिसी है। तो आप ऐसे सोचने की कोशिश कीजिए, एक रेफरेंस पॉइंट के रूप में मैं एक रिपोर्ट्स को रखता हूं, दो रिपोर्ट हम रखते हैं। देखिए, अच्छा, एक और एक मैं एग्जांपल देना चाहता हूं। देखिए, एक प्रश्न है आपसे, एक एक्स नाम का व्यक्ति, मैं अपने आप को रख लेता हूं, आप अपने आप को रख लीजिए। ये एक्स नाम का व्यक्ति आईआईटी कानपुर से इंजीनियरिंग किया 4 साल, आईआईटी अहमदाबाद से एमबीए किया, और उसके बाद में बैंक में जॉब कर रहा है विदेशों में जाकर। तो आप सोचिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है, 4 साल उसने इंजीनियरिंग में वेस्ट किए,
2 से 3 साल उसने एमबीए पे वेस्ट किए, अब वो बैंक की नौकरी कर रहा है। क्या सेंस है, आप बताइए, सोचिए। अब पहला प्रश्न ये है कि कोई यूजीसी नेट लगा के या फिर ग्रेजुएशन करके क्या नौकरी पा जाएगा, एम्प्लॉयमेंट ले लेगा? और जो एम्प्लॉयमेंट भी ले रहा है वो कहीं ना कहीं साबुन बेच रहा है, कहीं ना कहीं मार्केटिंग का जॉब कर रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए एक सबसे बड़ा इशू ये है कि 4 साल इंजीनियरिंग करके 5.5 साल डॉक्टरी करके व्यक्ति उसका डिजायर जॉब नहीं ले पाता है। और सबसे बड़ी दिक्कत अगर हम देखने की कोशिश करें, आईआईटी 1951 में स्टैब्लिशमेंट हो गया, एम्स का स्टैब्लिशमेंट हुआ 1956 में, आईआईटी आईआईएम का स्टैब्लिशमेंट 1961 में। जब चाचा नेहरू ने ये स्टैब्लिशमेंट किया तो वो ये सोच के स्टैब्लिश किए थे कि ये बच्चे जो है रिसर्च करेंगे, इनोवेशन करेंगे, एंटरप्रेन्योर बनेंगे। मगर यहाँ पे तो वो उल्टा ही हो गया। आईआईटी करके लोग एमबीए करते हैं, फिर उसके बाद बैंक की नौकरी करते हैं, या तो फिर मार्केटिंग का जॉब करते हैं और रहे सहे आईएएस की तैयारी करते हैं। आईआईएम करके लोग मार्केटिंग का जॉब करते हैं, मगर कोई रिसर्च की बात नहीं कहता, कोई एंटरप्रेन्योरशिप की बात नहीं कहता। चाचा नेहरू रहते तो बहुत दुखी हो जाते कि जब मैं स्टैब्लिशमेंट कर रहा था तो कुछ और चाहता था और हो कुछ और गया। तो आप समझ पा रहे हैं चीजों को। अब हम कोशिश करते हैं इस पूरी चीज को जोड़ने की, और जोड़ के कुछ रेफरेंस पॉइंट लेने की कोशिश करते हैं। तो हम रेफरेंस पॉइंट के लिए 2 रिपोर्ट को रखना चाहते हैं। एक बार हम जल्दी से रिकलेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट, देखिए ध्यान दीजिए, यहां पे जल्दी से एक बार रिकलेक्ट कर लेते हैं सारी चीजों को। हमारी शुरुआत कहां से होती है? एजुकेशन पॉलिसी। एजुकेशन पॉलिसी का ऑब्जेक्ट्स आपके सामने स्क्रीन पे है। नेशन को कहां पे लेके जाना? वर्ल्ड लीडर बनाना। ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी के बीच में हम कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे थे। कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए हमने क्या बोला कि ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी कोविड-19 पेंडेमिक में कहीं ना कहीं इररिलेवेंट हो गई। जो ऑनलाइन प्रोसीजर थी वो कहीं ना कहीं फेल होते हुए देखा। और मैंने आपको एजुकेशन पॉलिसी के बारे में एक फ्रेमवर्क बताने की कोशिश की कि ये क्या है, कहीं ना कहीं सोशो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को फुलफिल करता है। तो मैंने पूरी प्रोसीजर एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की कि आईआईटी इंजीनियर क्या वो डिजायर जॉब ले पा रहा है, और डिजायर जॉब नहीं ले पा रहा है तो एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी कमी है क्या? रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वाला सिस्टम नहीं है, एम्प्लॉयमेंट लेने वाला सिस्टम बन गया है, जो एम्प्लॉयमेंट सिर्फ लेता है। और देखिए ये पूरी चीज अगर हम थोड़ी जोड़ने की कोशिश करें, सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करें, तो 2 रिपोर्ट को हम समझने की कोशिश करें। पहला रिपोर्ट दे रहा है एसोचैम। एसोचैम स्वयं बोलता है इंडिया में है अनएम्प्लॉयमेंट, या फिर जिसे हम टर्म यूज कर सकते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि वो डिजायर जॉब ना ले पाए। आप ऐसे सोच लीजिए, मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, 4 साल इंजीनियरिंग किया और साबुन बेच रहा है, 5 साल 5.5 साल डॉक्टरी की और हेड नर्स की इक्वल है, डॉक्टर के पीछे पीछे घूम रहे हैं, सीनियर डॉक्टर के पीछे, तो उनको डिजायर जॉब नहीं मिल पा रही है, उससे बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो ये हमारे यहां सबसे बड़ी दिक्कत है, पहला रिपोर्ट बोलता है। इनफैक्ट दूसरा रिपोर्ट ये बोलता है, आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये बोलता है इंडिया में क्या है? स्किल डेफिसिट। अब स्किल डेफिसिट का मतलब होता है एजुकेशन तो है बट जॉबलेस है, एजुकेशन तो है बट वो पूरा रूटलेस है, एजुकेशन तो है मगर विजडम नहीं है। अब आप सोचने की कोशिश कीजिए, इस बीच में अगर मेक इन इंडिया जैसी पॉलिसी आती है, अगर स्किल ही नहीं होगा तो हमारे भारतीय लोगों को क्या इंटरनेशनल मार्केट में सरवाइव करने दे देगी? और आप सोच लीजिए, कोविड-19 जैसा एक छोटा सा इंजेक्शन, उसको आते आते 6-7 महीने लग गए। इजराइल जैसी कंट्री ने ऑलमोस्ट अपनी पूरी टेस्टिंग कर चुका है और ऑलमोस्ट अपने लोगों को लगाने की प्रोसेस भी कर चुका है। अब आप सोचिए कितने जॉबलेस हो रहे हैं, कितने लोग परेशान हो रहे हैं। ये एक सबसे बड़ा दिक्कत है, स्किल डेफिसिट और रिसर्च एंड इनोवेशन की कमी। अब देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर आप एम्प्लॉयमेंट की बात करें, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट सिर्फ और सिर्फ आपका एम्प्लॉयमेंट तक ही नहीं है, ये आपकी सोशल आइडेंटिटी बताता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप एज ए इंजीनियर काम कर रहे हैं तो आपको लोग जानेंगे इंजीनियर साहब।
आप ऐसा डॉक्टर काम कर रहे हैं तो आपको लोग जानेंगे डॉक्टर के नाम से। अगर आपने सिविल सर्विस की तैयारी कर ली है, एग्जामिनेशन क्रैक कर लिया है, तो आप जानेंगे एज अ आईएएस। तो एम्प्लॉयमेंट सिर्फ आपकी अर्निंग का सोर्स नहीं है, ये आपकी क्या है, सोशल आइडेंटिटी। और सोशल आइडेंटिटी की अगर बात करें तो हमारे यहां पे एक आइडेंटिटी क्राइसिस देखने को मिलती है। मैंने आपको अभी बताया कि ये रिपोर्ट क्या बोलती है, अंडर एम्प्लॉयमेंट, डिजायर्ड जॉब नहीं है। एक अच्छा मैकेनिकल इंजीनियर वो डिजायर्ड जॉब नहीं ले पाता है, वो बेचारा साबुन बेच रहा है, और साबुन बेच रहा है तो उसकी जो सोशल आइडेंटिटी क्या है, क्राइसिस पे है। और जब सोशल आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाएगी तो वहां पे फिर रीजनलिज्म सामने आ जाएगा, और वो कैसा जाना जाएगा, चंदेल के राजपूत हूं मैं, नंबूदरी ब्राह्मण हूं मैं। वो ये नहीं बताएगा कि मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, आईएएस हूं। और वहां पे कॉन्सेप्ट क्या आ जाएगा कि मैं चंदेल का राजपूत हूं, मेरे चाचा मामा दादा गागा सब राजपूताने थे, और वो चंदेल के राजा हुआ करते थे, नंबूदरी ब्राह्मण हुआ करते थे। क्यों? बिकॉज ऑफ द आइडेंटिटी क्राइसिस। वो ये नहीं बता पा रहा है कि मैं बहुत अच्छा इंजीनियर हूं, मैं बहुत अच्छा डॉक्टर हूं, मैं बहुत अच्छा एडवोकेट हूं, मैं बहुत अच्छा आईएएस हूं। इसे बोलते हैं आइडेंटिटी क्राइसिस। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट, मैंने आपको बताया कि ये आपकी सोशल आइडेंटिटी है, और उस सबके बीच में सबसे बड़ा डेफिसिट हम क्या फेस कर रहे हैं, जिसे बोलते हैं स्किल डेफिसिट। तो इतनी चीजें आपके सामने अगर आ जाती है तो आपको एक बहुत बड़ा एक सॉलिड एविडेंस मिल जाता है कि जो ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी है कहीं ना कहीं क्या हो रही है, अनरिलेवेंट। अब हम सारी चीजों को, इस सारी रिपोर्ट को थोड़ा सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करते हैं। रिपोर्ट को समझने की कोशिश कीजिए, ये क्या शो करता है। ये रिपोर्ट शो करता है इकोनॉमिकल डायमेंशन। देखिए, आप एजुकेशन क्यों पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप इकोनॉमिकल मैन बनना चाहते हैं। ह्यूमन रिसोर्स तो है, 130 करोड़ की जनसंख्या तो है, मगर ये कहीं ना कहीं अनयूटिलाइज्ड है, यानी कि हम इसको यूज भी नहीं कर पा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, दो मैंने आपको कॉन्क्रीट रीजन बताया। पहला जिसे बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट, और दूसरा है स्किल डेफिसिट। अब अपने आप को उदाहरण देखिए, आपने बहुत अच्छी इंजीनियरिंग की, बट आपने फील्ड चेंज किया। क्यों चेंज किया? उसका सबसे बड़ा कारण स्किल की बहुत बड़ी कमी। स्किल हमारे यहाँ पे नहीं है। और पुरानी जो एजुकेशन पॉलिसी जो है वो ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप कर रहा है, मगर वो अनयूटिलाइज डेवलप कर रहा है। और ये प्रूफ करता है कि जो ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी वो रिसेंटली क्या हो गई, इनरिलेवेंट। उसकी अगर हम कारण में जानने की कोशिश करें तो हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। हमें पूरा एक होलिस्टिक व्यू में देखना पड़ेगा कि ये एजुकेशन सिस्टम जो है ये गिफ्ट है किसका, कॉलोनियल एरा का। आप ऐसे समझने की कोशिश कीजिए, कॉलोनियल एरा वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे इंस्पायर होता था, वो एडॉप्ट करने के लिए बोलता था दो बातें। पहला है इंपीरियलिज्म, और दूसरा है जिसे बोलते हैं एग्जाम ओरिएंटेड। अंग्रेजों का दूर दूर तक कहीं भी सिद्धांत नहीं था, कॉन्सेप्ट नहीं था कि लोगों को एजुकेट करके स्किल कर दें। वो चाहते थे कि उनका इम्प्लिस्टिक नेचर बना रहे। उनका एजुकेशन कल्चर ही ऐसा था कि हम भारतीयों को सिर्फ और सिर्फ क्लर्क बनाए रखना और उनके गुणगान करते रहना। अगर हम समझने की कोशिश करें, हमने वो पूरी चीज एडॉप्ट कर ली जो कि सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड होता था। टीचर बोलता था चलो पढ़ डालो और रिजल्ट निकाल दो, 90% जिसने निकाल दिया तो वही क्राइटेरिया, वही बच्चा अच्छा, बाकी सब बेकार है। और गांधी जी भी बोलते थे कि एजुकेशन के साथ में आपको स्किल की आवश्यकता है, एजुकेशन के साथ में आप स्किल भी लीजिए। और इतना प्रूफ कर देता है ये एजुकेशन पॉलिसी जो ओल्ड वाली थी, आई रिपीट, द ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1986 इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट इट हैज बीन इनरिलीवेंट। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आपको इतनी चीज क्लियर हो गई होगी कि ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी क्या हो गई है, इनरिलेवेंट। और मैंने आपको लॉजिक के साथ में बताया कि क्या सबसे बड़ी दिक्कत है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी बहुत शॉर्टकट्स में चीजें को, जो देश का ब्रेन को डेवलप करती थी, वो इंफॉर्मेशन गार्बेज बना रही थी, प्रोसेसिंग नहीं करके विजडम पे नहीं जाती थी। देखिए आप ऐसे सोचिए,
टेक्नोलॉजी एक तरफ बढ़ रही है। अब ऐसे सोचने की कोशिश कीजिए, कल मैंने आपको एक प्रोजेक्ट दी, कल से समझ लीजिए फर्ज कर रहा हूं कि मैं एग्जाम्पल के लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूट को मेरे को खोलना है, अनलॉक 4.0 में हम आ गए, एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलना है, और मैं आपको बोला कि डियर स्टूडेंट आप मुझे एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोटोकॉल्स को डेवलप करके दीजिए कि मेरे को कोविड-19 में को भी देखना है, महामारी से बच्चों को बचाना है, अपने आप को भी बचाना है, तो मेरे को एक कॉन्क्रीट एसओपी बना के दीजिए। बोलेंगे होगा सर, अच्छा ही होगा, जो भी होगा आप जो करेंगे अच्छा करेंगे। तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो ओल्ड प्रोसेस था, हम शॉर्टकट्स, पॉइंटर ढूंढते थे, इंफॉर्मेशन गार्बेज बना के रखे थे अपने आप को, चीजों को प्रोसेस नहीं करते थे, विजडम पे नहीं आ सकते। आप ऐसे भी समझने की कोशिश कीजिए, फर्ज कीजिए अगर मैंने आपको एक प्रश्न दिया कि चाइना और ईरान के रिलेशन क्या हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, और इसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं इंडिया के ऊपर पड़ने वाला है 2050 में, इसके ऊपर कमेंट कीजिए या कथन को स्पष्ट कीजिए, एलॉसिडेट। तो आप बोलेंगे सर अच्छे ही होगा, जो भी होगा। तो ये क्रिटिकल एनालिसिस वाली पोर्शन जो बोलते हैं ना, विजडम की तरफ हम नहीं बढ़ रहे थे, सिर्फ और सिर्फ जो ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी इंफॉर्मेशन गार्बेज बना दी। तो आपको इतनी चीज तो प्रूफ हो गई कि यहां पे कहीं ना कहीं रिफॉर्म्स की जरूरत है। जब रिफॉर्म्स की आवश्यकता है तो वहीं से चालू हो रहा आपका दूसरा वाला पार्ट, जिसे बोलते हैं सेकंड वाला पार्ट, जिसे बोलते हैं क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो जल्दी से देखने की कोशिश करते हैं, क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। देखिए, ध्यान दीजिए, क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी है 2020 में आया है, इसको हम दो डायमेंशन से देखने की कोशिश करेंगे, दो तरीके से हम देखने की कोशिश करेंगे। कोई भी पॉलिसी को देखने के लिए कुछ अप्रोच होता है, हम सेंटर पे रख के चल रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी। पहला अप्रोच है जिसे बोलते हैं डाउन टू अप टू डाउन, यानी कि ऊपर से नीचे के तरफ हम देख रहे हैं, उस अप्रोच से देख रहे हैं किसको, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को। दूसरा अप्रोच है जिसे बोलते हैं डाउन टू अप, नीचे से ऊपर की तरफ हम देख रहे हैं किसको, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को। और चौथा अप्रोच जिसे बोलते हैं, उसे बोलते हैं 360 डिग्री अप्रोच। तो हम जब सिविल सर्विसेज की बात करते हैं तो हम 360 डिग्री अप्रोच को लेके चलेंगे। तो आप समझ पा रहे हैं, तो हम बेस क्या बना के चलेंगे, 360 डिग्री अप्रोच से हम देखने की कोशिश करेंगे किसको, एजुकेशन पॉलिसी को। अब देखिए, एजुकेशन पॉलिसी में सुधार कहां है, जिसे हम बोलते हैं रिफॉर्म्स। एजुकेशन पॉलिसी में दो जगह सुधार आए, पहला है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, दूसरा होता है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। जैसे स्कूल और हायर एजुकेशन ले लेते हैं, स्कूल में भी स्ट्रक्चरल ढांचागत सुधार किया गया है, दूसरा है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। अब स्कूल में कैसा सुधार किया गया है, जैसे कि आपको पता होगा, पॉइंट्स मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, 5+3+3+4 का फॉर्मूला आ गया। दूसरा, रीजनल लैंग्वेज आ गया, यानी कि आप क्षेत्रीय भाषा में आपकी जो रीजनल लैंग्वेज है, जैसे उदाहरण के लिए एमपी बोली स्टेट है, केरल बोली, मलयालम बोली स्टेट है, या फिर तेलुगु बोली स्टेट है, तो वहां पे रीजनल लैंग्वेज में आरटीई, राइट टू एजुकेशन का एक्सपेंशन हो गया। मल्टीपल एंट्री एग्जिट वाला टॉपिक आ गया, मल्टीपल एंट्री भी हो सकती है, एग्जिट भी हो सकता है। सेमेस्टर में डिवाइड कर दिया गया, और यूनिवर्सिटी को भी 3 भाग में डिवाइड कर दिया, एक पूरा टेक्निकल एंड देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ, एक रिसर्च एंड एनालिसिस विंग अलग बन गई है, और एक डिग्री और एफिलिएशन होगा। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की बात करें तो पूरी चीज क्या कर गई, सेंट्रलाइज कर दी गई। ये तो इंफॉर्मेशन होगी, मगर हमें क्या जानना है, 360 डिग्री अप्रोच। अब 360 डिग्री अप्रोच यह बोल सकती है कि जो एजुकेशन में बेसिक डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन है, उसी को क्या कर दिया गया, बदल दिया गया भारत सरकार के द्वारा,
और यही आपके मेंस राइटिंग का एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। तो हमारा जो डिबेट डिस्कशन है वो पार्ट 3 मैं जल्द ही बना के आपके सामने लेके आऊंगा। तो जल्दी से हम एक बार रिकलेक्ट करने से सारी चीजों को, क्या क्या हमने देखा आज के वीडियो लेक्चर में, देखिए, ध्यान दीजिए। पहला पॉइंट एजुकेशन पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्ट, दूसरा पॉइंट पूरी चीज को इवैल्यूएशन, और तीसरी चीज क्रिटिकल एनालिसिस। तो ऑब्जेक्ट हमने देखे कि भाई नेशन बिल्डिंग, एजुकेशन पॉलिसी का फंडामेंटल ऑब्जेक्ट नेशन बिल्डिंग, सोसाइटी बिल्डिंग, पर्सनालिटी बिल्डिंग और वर्ल्ड में वर्ल्ड लीडर बनाना एक देश को। ओल्ड और न्यू पॉलिसी को हमने ये भी सिद्ध किया, कोशिश की कि प्रेजेंट नीड के हिसाब से ये पूरी चीज क्या हो गए, इनरिलेवेंट। चीजें चेंज हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, तो सारी चीजें क्या हो रही है, बच्चे को कोडिंग करना आना चाहिए, कंप्यूटर पे खेलना नहीं आना चाहिए, उसको काम करने आना चाहिए, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज बनना चाहिए। ये मेन ऑब्जेक्ट है एजुकेशन पॉलिसी का। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे ये क्रिटिकल एनालिसिस 360 डिग्री अप्रोच पे हम देखने की कोशिश करेंगे। जो बेसिक डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चेंज की, कैसे हेल्थ को इंटीग्रेट कर दिया, कैसे रीजनल इश्यूज को उसने कर्टल करने की कोशिश की, वो हम जानने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो पसंद आया दोस्तों तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू वेरी वेरी मच। जय हिंद।